साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार मिश्रा, सहायक प्राध्यापक प्राचीन इतिहास विभाग, आज आपको मुस्लिमों के भारतीय आक्रमण के बारे में बताएंगे। और मुस्लिमों के भारतीय आक्रमण और भारतीय आक्रमणों में आज हम आपको महमूद गजनवी के बारे में बताएंगे। महमूद गजनवी जो कि भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी है। पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम है, उसके बाद आक्रमणकर्ता महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 आक्रमण किए और उसने प्रत्येक आक्रमण पे सफलता प्राप्त की। आज हम आपको उसके प्रत्येक आक्रमणों के विषय में बताएंगे। महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था, जो गजनी का शासक था। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाने पर महमूद गजनवी गजनी का शासक था। वह घोर साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय की कामना करता था। वह सबसे पहले सिजिस्तान पर आक्रमण करने की योजना बनाया, लेकिन उसने सिजिस्तान पर आक्रमण करने की जो योजना थी उसको त्याग दिया और भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। महमूद गजनवी का भारत पर जो आक्रमण करने का उद्देश्य है वह क्या था? उसका आक्रमण करने का उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। उसके दरबारी इतिहासकार उतबी ने लिखा है कि उसने अपने मंत्रियों की सभा में यह कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भारत में इस्लाम का झंडा गाड़ सकूं और बुत परस्तों को दंडित कर सकूं, जिसके उद्देश्य से उसने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। और महमूद गजनवी ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण सीमांत नगरों पर किया 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में उसने सीमांत नगरों पर आक्रमण किया और सीमांत नगरों पर जब आक्रमण किया वहाँ के शासक को पराजित किया और वहाँ के शासक को पराजित करने के बाद वहाँ पे अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली। उसने दूसरा आक्रमण पंजाब के राजा जयपाल पर किया। पंजाब का राजा जयपाल जो था उसने महमूद गजनवी के साथ घोर संग्राम किया, लेकिन राजा जयपाल पराजित हुआ। और राजा जयपाल जब पराजित हुआ उसे बंदी बनाकर, उसके सेनापतियों को बंदी बनाकर महमूद गजनवी के सामने प्रस्तुत किया गया। जब महमूद गजनवी के सामने प्रस्तुत किया गया तो महमूद गजनवी ने उसे जीवित छोड़ दिया। महमूद गजनवी ने जब उसे जीवित छोड़ दिया तब एक म्लेच्छ के हाथों पराजित हो जाने के अपमान से वह बहुत अपमानित हुआ और अपने पुत्र आनंदपाल के पक्ष में राज्य सौंप दिया और उसने आत्महत्या कर ली। महमूद गजनवी का तीसरा जो आक्रमण हुआ वो तीसरा आक्रमण भेरा पर हुआ 1003 ईस्वी में, और जो झेलम नदी के तट पर स्थित है वहाँ का जो शासक बाजीराव है, बाजीराव ने 4 दिन तक लगातार युद्ध किया और युद्ध करने के बाद उसने महमूद गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और महमूद गजनवी ने वहाँ पे अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली। महमूद का
चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। मुल्तान का जो शासक है अब्दुल फतह दाऊद मुल्तान का शासक है। उसने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया, लेकिन महमूद ने अब्दुल फतह दाऊद को पराजित कर दिया। अब्दुल फतह दाऊद जब पराजित हुआ, पराजित होने के बाद उसने बहुत सा धन महमूद गजनवी को उपहार स्वरूप दिया और वार्षिक कर देने का वादा किया। इसके बाद महमूद का पांचवा आक्रमण 1006 ईस्वी पर सेवकपाल पर हुआ। या सेवकपाल कौन है? सेवकपाल राज्यपाल का पोता है और आनंदपाल का पुत्र है। उसके ऊपर आक्रमण किया और यह युद्ध 40 दिन तक लगातार चलता रहा। महमूद की सेना पीछे हटने ही वाली थी, तभी आनंदपाल का जो हाथी था वो भड़क गया और अपनी ही सेना को रौंदने लगा। जब अपनी ही सेना को रौंदने लगा तो भारतीय सैनिकों ने सोचा कि हमारा जो राजा है वह भाग रहा है, जिसके कारण हिंदू सेना भागने लगी और महमूद गजनवी ने उस भागती हुई सेना को पराजित कर दिया। इसके बाद उसका छठवां आक्रमण 1010 ईस्वी में सातवां आक्रमण नगरकोट पर होता है। नगरकोट पर महमूद गजनवी का सातवां आक्रमण हुआ और यह सातवां आक्रमण बड़ा भयानक था। उसने ज्वाला देवी के मंदिर पर आक्रमण किया। ज्वाला देवी के मंदिर पर उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ। महमूद को इतना धन प्राप्त हुआ कि 7 लाख सोने की दीनार, 700 मन सोने चांदी के बर्तन, 200 मन सोना, 2000 मन कच्ची चांदी और 20 मन बहुमूल्य जवाहरात तथा 7 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिली। लूट में 30 गज लंबा और 15 गज चौड़ा एक चांदी का घर भी मिला। लेनपूल ने लिखा है कि इतना धन मिला महमूद गजनवी को कि पूरी दुनिया जो है इस धन को देखने के लिए चली आई। फिर महमूद गजनवी का 8वां आक्रमण मुल्तान पर 1111 ईस्वी में होता है। 1011 ईस्वी में महमूद का जो आक्रमण होता है, अब्दुल फतह दाऊद पर आक्रमण होता है, क्योंकि अब्दुल फतह दाऊद ने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, जिस पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और उसे पराजित किया। पराजित करने के बाद पूर्ण रूप से उस पर अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली। उसके बाद महमूद गजनवी का थानेश्वर पर आक्रमण 1012 ईस्वी में होता है। उसने आनंदपाल के पुत्र त्रिलोचन पाल पर आक्रमण किया और त्रिलोचन पाल को बड़ी बुरी तरह पराजित किया और बुरी तरह पराजित करने के बाद समस्त पंजाब पर महमूद गजनवी ने अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद बच्चों उसने अपना 11वां आक्रमण कश्मीर पर किया और जब 11वां आक्रमण कश्मीर पर किया तो उस समय कश्मीर का जो मौसम था वो महमूद गजनवी के अनुकूल नहीं था, जिसके कारण महमूद गजनवी कश्मीर पर विजय प्राप्त न कर सका और वह भारत वापस आ गया। इसके बाद महमूद गजनवी ने अपना 12वां आक्रमण किया। उसने अपना 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में मध्य प्रदेश पर किया। उसने मथुरा पर आक्रमण किया, भारत के भीतर घुसा और मथुरा पर आक्रमण किया और मथुरा के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद उसने कन्नौज की ओर बढ़ा
और प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल पर आक्रमण किया और राज्यपाल को बुरी तरह पराजित किया। उसके बाद महमूद गजनवी ने अपना 13वां आक्रमण 1019 ईस्वी में कालिंजर पर किया और जब कालिंजर पर आक्रमण किया तो जो कालिंजर पर आक्रमण करने का उसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि जो प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था, राज्यपाल बिना लड़े ही महमूद गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह बात चंदेल वंश के शासक विद्याधर को अच्छी ना लगी। उसने राज्यपाल को दंडित करने के लिए एक संघ बनाया और उस संघ के द्वारा राज्यपाल के ऊपर आक्रमण कर दिया और राज्यपाल को मार डाला। जब राज्यपाल को मार डाला तो महमूद गजनवी ने विद्याधर चंदेल को दंडित करने के लिए कालिंजर पर आक्रमण कर दिया और कालिंजर के दुर्ग का घेरा डाल दिया। जब कालिंजर के दुर्ग का घेरा डाल दिया तो बताते हैं कि जो चंदेल वंश का राजा है वो रात में बिना युद्ध लड़े ही भाग गया, जिसके कारण महमूद का कालिंजर के दुर्ग पर अधिकार हो गया। इसके बाद महमूद का 14वां आक्रमण 1020 ईस्वी में पंजाब पर होता है। बताते हैं 1020 ईस्वी में महमूद ने पंजाब पर दोबारा आक्रमण किया। दोबारा आक्रमण उसने क्यों किया? दोबारा आक्रमण उसने इसलिए किया क्योंकि पंजाब में अव्यवस्था फैली हुई थी। उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए महमूद गजनवी ने पंजाब पर आक्रमण किया और पंजाब को अपने अधीन कर लिया और एक सुव्यवस्थित शासन की स्थापना की बच्चों। इसके बाद महमूद गजनवी ने अपना 15वां आक्रमण ग्वालियर पर किया। 1022 ईस्वी में ग्वालियर पर किया और वहाँ का जो कछवाहा राजा था वह संधि करने के लिए तैयार न था और लगातार युद्ध चलता रहा जब तक कि जल का अभाव ना हो गया। जल का अभाव हुआ और वहाँ के चंदेल राजा ने महमूद गजनवी से संधि कर ली। इस संधि के पश्चात महमूद गजनवी को लूट का तमाम धन मिला, अपार संपत्ति मिली। इस अपार संपत्ति मिलने के बाद वह अत्यंत उत्साहित हुआ और उसने सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर जो गुजरात के काठियावाड़ के प्रभास पाटन क्षेत्र में स्थित है 1025 ईस्वी में उसने आक्रमण कर दिया। महमूद गजनवी ने सुन रखा था कि सोमनाथ के मंदिर में अतुल धन संपत्ति है। महमूद के आगमन का समाचार सुनते ही वहाँ का जो राजा था, राजा का नाम है भीमदेव, भीमदेव अपने अनुयायियों के साथ राजधानी को छोड़कर भाग गया। राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, राजा को युद्ध करना चाहिए और युद्ध करने के बाद अगर वह अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता तो भारतीय इतिहास में उसका महत्वपूर्ण स्थान होता, लेकिन वह युद्ध न किया और भाग गया। हालांकि राजपूत सैनिकों ने बड़ी बहादुरी के साथ सोमनाथ मंदिर की रक्षा की, फिर भी महमूद गजनवी ने कत्लेआम मचा दिया और 50,000 स्त्री पुरुष को मौत के घाट उतार दिया। जब महमूद गजनवी मंदिर के करीब पहुंचा तो वहाँ के जो पुजारी थे, पुजारियों ने धन देने का प्रयास किया कि महमूद गजनवी ने कहा कि मैं तुमको बहुत सा धन दूंगा, तुम मंदिर को मत तोड़ो। तो महमूद गजनवी ने कहा, बड़ी निर्दयतापूर्वक हत्या करने के बाद पुजारियों से कहा कि मैं मूर्ति बेचने वाला नहीं बल्कि मूर्ति तोड़ने वाले के नाम से प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। महमूद ने स्वयं सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहा जाता है मंदिर की मूर्तियों में महमूद को
20 लाख से दीनार से अधिक धन प्राप्त हुआ। स्वदेश जाते हुए वह अपार संपत्ति के साथ मंदिर का चंदन का द्वार भी साथ ले गया। महमूद का अंतिम आक्रमण, महमूद का जो अंतिम आक्रमण होता है सिंध के जाटों पर आक्रमण होता है। महमूद ने 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों पर आक्रमण किया। सिंध के जाटों पर उसने आक्रमण क्यों किया? क्योंकि जब वह सोमनाथ के मंदिर को लूटकर जा रहा था तो सिंध के जाटों ने उसे बहुत परेशान किया और वह वापस आया और उसने बुरी तरह जाटों का दमन किया। जाटों के दमन के साथ ही महमूद के कृत्यों की कहानी खत्म होती है। बताते हैं महमूद की जो मृत्यु हुई वो 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को हुई। मरने के पूर्व मरने से 2 दिन पूर्व उसने अपना लूट का सारा सामान अपने पास मंगवाया। जब सारा सामान अपने पास मंगवाया, सारे सामान को देखा और देखने के बाद वह रोने लगा कि इतना धन मैंने जबरदस्ती लूट कर मार कर कमाया, लेकिन मेरे जाते समय एक भी धन मेरे साथ नहीं जा रहा है। वह जिस साहस के साथ भारत पर आक्रमण करता था, उस साहस के साथ वह मृत्यु का सामना न कर सका और 1030 में उसकी मृत्यु हुई। महमूद की गणना सबसे योग्य और पराक्रमी शासकों में की जाती है। उसने अपने पिता सुबुक्तगीन के एक छोटे से राज्य को, जिसमें उसे केवल गजनी और खुरासान मिले थे, एक विशाल साम्राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। उसने ईरान तथा कैस्पियन सागर से गंगा नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। वह अपने अनुयायियों तथा सैनिकों के गुणों को भली भांति जानता था। यही कारण था कि वह अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए अपनी इच्छा व योग्यता अनुसार कार्य करवाने में सफल होता था। उसके दरबार में अनेक विद्वान तथा साहित्यकार रहते थे, जिनमें अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी, उतबी प्रसिद्ध थे। अलबरूनी ने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया और उसने तहकीके हिंद, जिसे किताबुल हिंद नामक ग्रंथ कहा जाता है, उसने किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की। फिरदौसी ने विश्वविख्यात शाहनामा महाकाव्य की रचना की। उसने गजनी में एक बहुत बड़े पुस्तकालय की स्थापना की और उसने गजनी में एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। यहाँ ध्यान देने की बात है कि क्या महमूद गजनवी के अंदर बहुत सारे गुण थे? इतिहास के विद्यार्थियों को यह जानना परम आवश्यक है कि उसके अंदर गुण के साथ साथ तमाम अवगुण विद्यमान थे, जो हमारे भारतीय इतिहास को कलुषित करते हैं, कलंकित करते हैं। हाँ, उनके चरित्र का दूसरा पहलू उसे एक बर्बर, एक अत्यधिक लालची, एक लुटेरा, एक हत्यारा और धर्मांध के रूप में इतिहास के विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। महमूद ने भारत के बहुत से भवनों तथा मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उसने मथुरा के मंदिरों को जिस प्रकार से नष्ट किया, कोई भी कला प्रेमी, कोई भी कला को जानने वाला, कोई भी कला को परखने वाला उसके इस कृत्य को कभी माफ नहीं कर सकता। उसने निरपराध व्यक्तियों को दंडित किया। भारतीयों ने उसे कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी उसने भारतीय लोगों को का कत्लेआम किया, भारतीय मंदिरों को तोड़ा और भारतीय मंदिरों को तोड़ने के बाद भारतीय कलाकृतियों को नष्ट किया। जो
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने कहा है कि ना तो किसी ईमानदार इतिहासकार को छिपाने का प्रयत्न करना चाहिए और न किसी मुसलमान को जो उसकी दुर्बलताओं से परिचित था, न मंदिरों के मर्यादाहीन विनाश को न्यायोचित सिद्ध करना चाहिए। इस्लाम ना तो आक्रमणकारियों को लूट की आज्ञा देता है और न इस्लाम किसी भी मंदिर को ध्वस्त करने की आज्ञा भी नहीं देता। इस्लाम किसी भी देवालय को लज्जाहीन बर्बादी करने का आज्ञा नहीं देता। वह सभी धर्मों से प्रेम करता है। अतः महमूद गजनवी का जो कृत्य था वह अत्यंत लज्जाहीन था, जिसको इतिहास कभी उसे माफ़ नहीं कर सकता। तो ये महमूद गजनवी के विषय में आपको बताया। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद हम आपको आगे बढ़ते हैं और उसी आक्रमणकारी मुस्लिम आक्रमणकारियों में लगभग महमूद गजनवी के 150 वर्ष बाद मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। अब महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण का दोनों का अलग अलग उद्देश्य, जहां एक तरफ महमूद गजनवी धन कमाना चाहता था, इस्लाम का प्रचार करना चाहता था, वहीं पे मोहम्मद गोरी भारत पे अपने अस्थाई साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। मोहम्मद गोरी जो था वो गोर का शासक था। 1173 ईस्वी में वह शासक बना और उसका प्रारंभिक नाम शहाबुद्दीन था। वह जब युद्ध प्रारंभ किया उसने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया 1175 ईस्वी में, और 1175 ईस्वी में उसने मुल्तान के सिया शासक को पराजित किया। उसका दूसरा आक्रमण 1176 ईस्वी में उच्च पर हुआ और कूटनीति के द्वारा उसने उच्च को अपने अधिकार में कर लिया। उसका तीसरा जो युद्ध हुआ वह गुजरात पर हुआ। उसने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात के सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय ने आबू पर्वत के मैदान में मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। मोहम्मद गोरी की यह पहली पराजय थी। इसके बाद उसने 1180 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण किया और गजनवी के शासक को पराजित किया। इसके बाद उसने लाहौर पर आक्रमण किया और खुसरो मलिक को पराजित किया। इसके बाद 1185 ईस्वी में उसने सियालकोट पर आक्रमण किया और सियालकोट के शासक को पराजित किया। उसने भारत के भीतर प्रवेश किया और भारत के भीतर प्रवेश करने के बाद उसने उसकी जो सीमा थी वह सीमा अजमेर और दिल्ली से मिलने लगी, और दिल्ली और अजमेर से जब उसकी सीमा मिलने लगी तब दिल्ली में उस समय चाहमान वंश के शासक पृथ्वीराज का राज्य था और दोनों का सामना तराइन के मैदान में हुआ। जब तराइन के मैदान में दोनों का सामना हुआ तो भारतीय सैनिक अत्यंत शक्तिशाली थे। अब लेनपूल ने लिखा है अब उसे राजपूतों की ताकत का मुकाबला करना था जो संसार के किसी सर्वश्रेष्ठ योद्धा से कम ना थे, जो जन्म से योद्धा पैदा थे और अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ते थे। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया, और जब मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया, मोहम्मद गोरी पराजित होकर अपनी सेना को भगाते हुए ले जा रहा था, तब पृथ्वीराज चौहान ने ये भूल की कि उसकी सेना पर आक्रमण नहीं किया और उसकी सेना को जाने दिया, क्योंकि भारतीय जो है भागती हुई सेना का पीछा नहीं करते थे, यह उनके धर्म के विरुद्ध था।
उसके बाद मोहम्मद गोरी ने थोड़े ही दिन बाद 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के ऊपर दोबारा आक्रमण कर दिया। जब दोबारा आक्रमण कर दिया तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के पास एक संदेशा भेजा कि तुम इस्लाम को स्वीकार कर लो, नहीं मैं तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करूंगा। लेकिन पृथ्वीराज का जो उत्तर था वह स्पष्ट था, वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब मोहम्मद गोरी ने अपनी सेनाओं को 5 भागों में विभक्त किया और 4 भागों से चारों तरफ आक्रमण करा दिया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ आक्रमण करा दिया और अपनी सेनाओं को सेना की एक भाग को सुरक्षित रखा। जब एक भाग को सुरक्षित रखा, जब राजपूत एकदम थकने वाले थे तो उसने अपनी 5वीं सेना से, सुरक्षित सेना से उसने आक्रमण करा दिया। और जब आक्रमण करा दिया तो जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिक इस आक्रमण को सहन नहीं कर सके और राजपूत पराजित हुए। बताते हैं कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को मारना नहीं चाहता था। वह पृथ्वीराज को पकड़कर अजमेर ले गया और कुछ दिन बाद उसे पता चला कि पृथ्वीराज षड्यंत्र कर रहा है, जिसके चलते उसने पृथ्वीराज चौहान की हत्या करा दी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार हमारे इतिहास में पहली बार मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान के बीच एक विदेशी तुर्की राज्य की नींव डाली। जब तुर्की राज्य की नींव डाली बच्चों, उसके बाद उसका आक्रमण बढ़ता है और उसने 1194 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित किया। जयचंद को पराजित करने के बाद उसने बनारस और कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने 1202 ईस्वी में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और बुंदेलखंड के शासक को अपने साम्राज्य के अंतर्गत कर लिया। अर्थात मोहम्मद गोरी ने भारत पे एक अस्थाई साम्राज्य की स्थापना कर ली। बताते हैं कि मोहम्मद गोरी पंजाब में खोखरों के विद्रोह का दमन करने के लिए आया और 15 मार्च 1206 ईस्वी को जब वह नमाज अदा कर रहा था तो हिंदू खोखर ने तलवार मारकर उसकी हत्या कर दी। बताते हैं कि मिनहाज ने लिखा है उसके बारे में, वह बहुत ही शरीफ, धार्मिक, विश्वसनीय, न्यायप्रिय तथा जनप्रिय शासक था। लेनपूल ने लिखा है उसके बारे में, महमूद की तुलना में मोहम्मद गोरी का नाम विख्यात नहीं है, फिर भी उसने भारत में एक अस्थाई साम्राज्य की स्थापना की। मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने वाला प्रथम शासक है, जिस पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य को संचालित किया। आप आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले सभी नोटिफिकेशंस।